न्यूज़ पढ़ते समय और एडिटोरियल्स पढ़ते समय आप सभी लोगों का एनकाउंटर एक वर्ड से होता होगा, जियोपॉलिटिक्स, जिसे समझ पाना कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फैसिनेटिंग है, वहीं बाकी सब लोगों के लिए ये उतना ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। और आज हम इस दुनिया के एक जियोपॉलिटिकल टूर पर निकलेंगे और हर वो छोटी डिटेल और डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में एक आम आदमी को पता होना चाहिए। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी सिद्धांत सर ने इसी चैनल पर कवर कर दिए हैं, और जिस भी टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप सभी लोग मुझे कमेंट कर बता देना। तो हेलो फ्रेंड्स, यूवी दिस साइड एंड स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टडी क्लोज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सभी अपने टूर का स्टार्ट करते हैं अर्थ के सेंटर से, जो प्राइम मेरिडियन को माना जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच एरिया में पाया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड ने ही इस दुनिया को टाइम का कंसेप्ट दिया था 1884 में। और यहीं पे हैं हमारी दो कंट्रीज़, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपना बॉर्डर शेयर करती है नॉर्दर्न आयरलैंड से, जो एक पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। काफ़ी बार लोग ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों अलग चीज़ें हैं। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को काउंट किया जाता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी काउंट किया जाता है। और इंग्लैंड एक पार्ट है दोनों ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का। स्कॉटलैंड के कुछ लोग यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहते हैं, और इसीलिए 2014 में एक रेफरेंडम हुआ था और 55% लोगों ने वोट किया था यूके में रहने के लिए। और यूनाइटेड किंगडम के आसपास 3 आइलैंड्स हैं, आइल ऑफ मेल्स, जर्सी एंड गरनसी, जो हैं तो ब्रिटिश बट यूके के अंडर नहीं आते हैं, और इन्हें क्राउन डिपेंडेंसीज भी कहा जाता है। नॉर्थ में आर्कटिक की तरफ चलें तो 2 टेरिटरीज मिलेंगी, फेरो आइलैंड्स एंड ग्रीनलैंड। ऑल्दो इनके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों की पॉपुलेशन 50,000 ईच है, और ये दोनों डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि ग्रीनलैंड इज़ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब हम चलते हैं मेनलैंड यूरोप की तरफ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ जो हम सभी को दिखेगी वो है यूरोपियन यूनियन, जो है एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप 27 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच। और आप सभी को पता ही होगा कि पहले इसमें 28 कंट्रीज़ थी, लेकिन ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था और इसीलिए अब 27 कंट्रीज़ ही रह गई हैं। यूरोपियंस पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बना लिया था। और इवन आज भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंच गुयाना, जो कि एक छोटा सा हिस्सा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और ये अभी भी फ्रांस के अंडर आता है। और आज भी दुनिया के हर कोने में यूरोपियन कंट्रीज़ की ओवरसीज़ कॉलोनीज़ हैं, चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका। अब हम मेनलैंड यूरोप की तरफ वापस चलते हैं, और यूरोप में ही है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, जो चारों तरफ से इटली से सराउंडेड है, और ये यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी नहीं है। तो चलिए हम सभी लोग चलते हैं स्पेन की तरफ। स्पेन की ईस्टर्न साइड में एक रीजन है कैटेलोनिया। कैटेलोनिया भी स्पेन से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है, और इसीलिए उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था, और 92% लोगों ने वोट किया था कि कैटेलोनिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए। स्पेन ने इस रेफरेंडम को इलीगल करार दिया और इसे मानने से इनकार कर दिया, और कैटेलोनिया के उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो बेल्जियम चले गए, और आज भी वो वहीं से अपनी फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। स्पेन के सदर्न साइड में एक रीजन है जिब्राल्टर, जिसे अभी भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेन से ये रीजन 300 साल पहले जीत लिया था। नाउ मूविंग ऑन टू बाल्कन्स, तो ये ऐसा रीजन है जहां ऑलमोस्ट हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को हेट करती है। और बाल्कन्स में ही एक रीजन है कोसोवो, जिसने 2008 में सर्बिया से अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी थी, और कोसोवो को नेटो का सपोर्ट भी हासिल था। कोसोवो के साउथ में एक रीजन है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो यूगोस्लाविया से 1991 में अलग हुआ था, और उस टाइम पर इसका नाम रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया था। लेकिन ग्रीस को ये चीज़ पसंद नहीं थी,
और ग्रीस चाहता था कि इसका नाम चेंज हो, और रिसेंटली इसने अपना नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रख लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू रशिया विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो चुका था और 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और क्रीमिया यूक्रेन के पास चला गया था। लेकिन रशिया ने 2014 में एक रेफरेंडम करवाया जो रशियन इलेक्शंस की तरह ही था, और उसके बाद रशिया ने अपनी फोर्सेस क्रीमिया में भेज दी और उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया है। रशिया की एक और टेरिटरी है कलिनिनग्राड ओब्लास्ट, जो डायरेक्टली रशिया से अपना बॉर्डर भी शेयर नहीं करती है। ये रशिया ने जर्मनी से ले ली थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू साइप्रस, तो ये आइलैंड भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। लोअर रीजन इज द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस वाइल द अपर रीजन इज द टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। साइप्रस को यूनाइटेड किंगडम से 1960 में आज़ादी मिली थी और 1974 में ही टर्की ने साइप्रस पर अटैक कर दिया था, और आज भी यूएन का एक बफर जोन है जो इस आइलैंड को डिवाइड करता है। नाउ मूविंग टू अफ्रीका, तो यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डिस्प्यूट है वेस्टर्न सहारा में। ये पूरा रीजन मोरक्को क्लेम और कंट्रोल करता है, लेकिन साउथ में कुछ रीजन्स हैं जहाँ का एक रेबल ग्रुप सवारी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मोरक्को की सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है। ये रीजन भी स्पेन के द्वारा कंट्रोल्ड ही था और उन्होंने ही जाते जाते इस रीजन को डिवाइड कर दिया था। अफ्रीका के वेस्ट से ईस्ट को जाएं तो एक रीजन आता है सोमालीलैंड। 1960 में दोनों कंट्रीज को जोड़कर सोमालिया बनाया गया था, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुई एक सिविल वॉर और 1991 में सोमालीलैंड ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। नाउ मूविंग टू ईस्ट, द मिडल ईस्ट, तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्टार्टिंग से समझें तो यहाँ पर एक अरब कंट्री थी पैलेस्टीन, जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी ने ज्यूइश होलोकॉस्ट स्टार्ट किया तो ये सारे ज्यूज पैलेस्तीन में आकर रहने लगे। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इजराइल और पैलेस्तीन 2 नई कंट्रीज़ बनाई गई और उनका एरिया डिफाइन कर दिया गया, और इसी के साथ इजराइल फर्स्ट ज्यूइश कंट्री बन गई। और इजराइल के कंट्री बनते ही अरब इजराइल वॉर स्टार्ट हो गई 1948 में, और तब से लेकर आज तक इजराइल काफ़ी बार वॉर्स लड़ चुका है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ही। और इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ने ऑलमोस्ट पूरे अरब वर्ल्ड को 6 दिनों में हरा दिया था। और हर एक वॉर जीतने के बाद इजराइल का एरिया पिछली बार से बढ़ता ही गया है, और वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप की रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहते हैं। अब बात करें सीरिया की, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और अब भी सीरियन सिविल वॉर ख़त्म नहीं हुई है। ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट से, जो ऑलमोस्ट पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गई थी, जिसे आप अरब स्प्रिंग के नाम से भी जानते होंगे। अब बात करें इराक की, तो 2003 में यूएस ने इराक में एंट्री ली थी आईसिस को कंट्रोल में रखने के लिए, और इसीलिए उन्होंने सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को भी हटा दिया था और कुर्द कम्युनिटी की मदद से आईसिस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज इराक में आईसिस तो नाम बराबर ही बची है, लेकिन वहाँ पर वायलेंस बढ़ती ही जा रही है। अब चलते हैं मिडल ईस्ट के ईस्ट में, तो यहाँ पर भी एक काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, और उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का था, है और रहेगा। अब हम बात करें चाइना की, तो चाइना के तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं ऑलमोस्ट हर एक नेबरिंग कंट्री के साथ। अब बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत एक बफर स्टेट हुआ करता था इंडिया और चाइना के बीच। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइनीज़ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट थे और वहीं दूसरी तरफ नेशनलिस्ट। इसमें कम्युनिस्ट जीत गए थे और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया था, और अगले ही साल पीआरसी ने तिब्बत को अपने अंडर ले लिया था। और चाइनीज़ सिविल वॉर में जो नेशनलिस्ट लड़ रहे थे वो सभी लोग चाइना के पास ही एक आइलैंड है जिसका नाम था ताइवान, वहाँ चले गए थे, और इस आइलैंड को आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। चाइना के कोस्ट पे ही हांगकांग है, जो कि एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, और इसी को ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड 1 चाइना 2 सिस्टम भी कहता है। और ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि चाइना की पार्लियामेंट ने एक नया बिल लाया था जिससे जो भी लोग एंटी चाइनीज़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उन्हें हांगकांग से मेनलैंड चाइना ले जाया जाएगा। और इसी बिल को रोकने के लिए हांगकांग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे थे।
नाउ टॉकिंग अबाउट कोरिया, तो 1910 से पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला जापान के अंडर आता था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापानीज डिफीट के बाद कोरियन पेनिनसुला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें नॉर्थ कोरिया रशिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट था और साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और इसके बाद कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया और एक बार तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई भी हो चुकी है, जिसे कोरियन वॉर भी कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू म्यांमार, तो वो भी पाकिस्तान से इंस्पायर्ड होकर आर्मी रूल के अंडर चल रहा है। और बात करें साउथ चाइना सी की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन है पूरे अर्थ का, जिसे ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज क्लेम करती हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो काफ़ी ज़्यादा चिल हैं। तो सीधा चलते हैं अमेरिका पर। अब अमेरिका कंट्री है या कॉन्टिनेंट, ये तो खुद ही में एक काफ़ी ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम सीधा जंप करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। तो एक टाइम था जब यूएसए को भी एज ए सुपर पावर देखा जाता था, लेकिन आज तो प्रॉब्लम कुछ भी हो, यूएसए के पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो पूरी की पूरी कंट्री पे एयर स्ट्राइक्स कर दो या उस कंट्री पे सैंक्शंस लगा दो। अब बात करें कैरेबियन आइलैंड्स की, तो इनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोपियन इन्फ्लुएंस के अंडर काम करती हैं, और कुछ तो यूरोप की ओवरसीज़ कॉलोनीज़ भी हैं। अब बात करें साउथ अमेरिका की, तो वो एक ही चीज़ के लिए फेमस है, ड्रग्स, जो यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंटार्कटिका। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इस बर्फ़ की चद्दर को भी क्लेम करती हैं, और इसीलिए एक एंटार्क्टिक ट्रीटी लाई गई थी जो कि इन सारे क्लेम्स को रिजेक्ट करती है और फ्रीडम देती है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को। So finally, we can say that the lines and borders on the map do not justify the situation on ground.